नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुई एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में। अगस्त 2025 की शुरुआत में धारली गांव में जो अचानक बाढ़ आई। हाँ, वो बादल फटने या शायद जीएलओएफ की वजह से। हाँ, या भूस्खलन भी हो सकता है। स्रोत थोड़े अलग-अलग बता रहे हैं, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमने जानकारी जुटाई है द टाइम्स ऑफ इंडिया, नव भारत टाइम्स, विकिपीडिया, एपी न्यूज और कुछ स्थानीय स्रोतों जैसे एक्सप्लोर उत्तराखंड नाउ और मेटोस्कोप से। कोशिश यही रहेगी कि समझें कि हुआ क्या था असल में, नुकसान कितना बड़ा था, बचाव कार्य कैसे चले। और अब वहाँ क्या हालात हैं? हाँ, बिल्कुल। और ये भी कि इस संवेदनशील हिमालयी इलाके में आगे क्या चुनौतियां हैं। मतलब सोचिए, कुछ ही पलों में कैसे प्रकृति का रूप इतना बदल सकता है कि सब कुछ तहस-नहस हो जाए। सही बात है। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं, इस पूरी घटना को समझने की कोशिश करते हैं। तो तारीख थी 5 अगस्त 2025, जगह उत्तरकाशी जिले का धारली गांव। जी, और अचानक वहाँ बाढ़ या कहिए कि मलबे का एक सैलाब सा आ गया। हाँ, और जैसे आपने कहा, कारण कारण पूरी तरह साफ नहीं है। मतलब कोई कह रहा है बादल फटा, कोई जीएलओएफ यानी ग्लेशियर झील के फटने की बात कर रहा है। या हो सकता है कोई बड़ा लैंडस्लाइड हुआ हो जिसने नदी का रास्ता रोक दिया हो। या शायद इन सब का मिला-जुला असर रहा हो। बिल्कुल हो सकता है। असल में हिमालय के ऊंचे इलाकों में ये चीजें अक्सर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। चाहे बादल फटना हो, मतलब बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश। एक छोटे से एरिया में। हाँ, बिल्कुल। या फिर जीएलओएफ, जिसमें ग्लेशियर पर बनी झील अचानक टूट जाती है और भारी मात्रा में पानी और मलबा, मतलब पत्थर, मिट्टी, सब कुछ तेजी से नीचे आता है। हाँ, बहुत तेजी से। और दोनों ही सूरतों में पानी का वेग इतना जबरदस्त होता है कि रास्ते में जो भी आए सब बह जाता है। सब बह जाता है, सब टूट जाता है। ये इन पहाड़ी इलाकों की एक बहुत बड़ी चुनौती है। जानी पहचानी है, पर फिर भी बहुत खतरनाक। और इस बार जो नुकसान हुआ, शुरुआती खबरें ही बहुत डराने वाली थी। हाँ। कम से कम 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। पर उससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह थी कि 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे थे। 50 से ज्यादा? हाँ, और उनमें भारतीय सेना के जवान भी शामिल थे। ये अपने आप में बता रहा था कि स्थिति कितनी गंभीर है। बिल्कुल। फिर घरों और इमारतों का नुकसान, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर था। जी। करीब 20 से 25 होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे, जो उस इलाके की अर्थव्यवस्था के लिए कितने जरूरी हैं। हाँ, क्योंकि वो पर्यटन पर ही निर्भर है काफी हद तक। वही। तो वो या तो पूरी तरह बह गए या मलबे में डूब गए। धारली गांव सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है ना? हाँ, धारली गांव को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। जाहिर है, लोगों के घर तो गई, उनकी रोजगार का साधन भी चला गया। हाँ, और ये घटना ना सिर्फ धारली की कहानी नहीं है। ये एक बड़े पैटर्न की तरफ इशारा करती है। मतलब ये कि हिमालय जैसे नाजुक पहाड़ी क्षेत्रों में हमारी बस्तियां, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना असुरक्षित है, ये बार बार सामने आ रहा है। हाँ, ये बात तो है। खासकर वो इलाके जो टूरिज्म पर इतने ज्यादा निर्भर है, वहाँ ऐसी आपदा आती है तो असर कई गुना बढ़ जाता है। सही कहा। क्या स्रोत ये बताते हैं कि वहाँ जो कंस्ट्रक्शन था वो नियमों के हिसाब से था या नहीं? क्योंकि ये सवाल अक्सर उठता है पहाड़ों में। स्रोत सीधे तौर पर नियमों के उल्लंघन की बात तो नहीं करते, पर वो इशारा करते हैं कि नदी के किनारों पर और जो अस्थिर ढलाने हैं, उन पर निर्माण बढ़ने से जोखिम वो जरूर बढ़ा है। ये बात तो है। खैर, इस भयानक आपदा के फौरन बाद एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। जी। और ये देखना अहम था कि कैसे अलग-अलग एजेंसियां एक साथ आईं इस चुनौती से निपटने के लिए। कौन कौन सी एजेंसियां शामिल थीं? भारत की सेना थी, जिसमें आईबेक्स ब्रिगेड और राजपूताना राइफल्स का जिक्र है। फिर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तो थे ही। राज्य और केंद्र की आपदा प्रतिक्रिया बल, हाँ, और आईटीबीपी, जो ऊंचाई वाले इलाकों में माहिर हैं। स्थानीय पुलिस, प्रशासन, सब मिलकर काम कर रहे थे। एक तरह का मल्टी एजेंसी ऑपरेशन था ये। अच्छा। और सिर्फ जमीनी टीमें नहीं, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हुआ। जैसे ड्रोन उड़ाए गए लापता लोगों को ढूंढने के लिए, ट्रैकर डॉग्स, जो खोजी कुत्ते होते हैं, उनकी मदद ली गई। और हेलीकॉप्टर्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई, लोगों को निकालने में, सामान पहुंचाने में। M17s, ALHs और चुनूक जैसे बड़े हेलीकॉप्टर्स भी लगे थे। चुनूक भी? वो तो भारी सामान उठाने के काम आता है। हाँ, शायद उपकरण या राहत सामग्री पहुंचाने के लिए। और मेडिकल टीम्स भी तैनात की गई थी। तो मतलब एक बड़ा संगठित प्रयास था। बिल्कुल। और इन सब कोशिशों का नतीजा ये रहा कि 130 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, शुरू में 1900 का आंकड़ा भी आया था, पर बाद में 130 से ज्यादा की पुष्टि हुई।
हर एक जान कीमती है, तो ये एक बड़ी सफलता थी। बेशक। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं थे। जमीन पर हालात बहुत मुश्किल थे। क्या दिक्कतें आ रही थीं? सबसे बड़ी दिक्कत तो रास्तों की थी। लैंडस्लाइड की वजह से कई सड़कें या तो टूट गई थीं या बंद हो गई थी। हाँ, पहाड़ों में ये आम है आपदा के समय। और ऊपर से लगातार भारी बारिश हो रही थी, उससे काम और मुश्किल हो गया। हम्म। कई इलाकों में तो कम्युनिकेशन भी ठप पड़ गया था, मतलब संपर्क ही नहीं हो पा रहा था टीमों के बीच। ये एक बड़ी चुनौती थी। हाँ, ये समन्वय के लिए बहुत बड़ी बाधा होती है। स्रोत बताते हैं कि इन शुरुआती दिक्कतों से कैसे निपटा गया। कुछ जानकारी है इस बारे में? हाँ, स्रोत इशारा करते हैं कि शुरू में दिक्कतें आईं, लेकिन फिर सैटेलाइट फोन और सेना के जो कम्युनिकेशन उपकरण होते हैं, उनकी मदद से संपर्क साधा गया। अच्छा। और जहां सड़कें बंद थीं, वहां हेलीकॉप्टरों ने एक तरह से एयर ब्रिज का काम किया, लोगों को निकाला, सामान पहुंचाया। और रास्ते खोलने का काम? सेना की इंजीनियरिंग यूनिट्स ने रास्ते साफ करने का काम भी साथ साथ शुरू कर दिया था। असल में ऐसे मुश्किल हालात में ना अलग अलग एजेंसियों का तालमेल ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बिल्कुल। हर किसी की अपनी एक्सपर्टीज होती है। जैसे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ आपदा राहत में माहिर है, सेना के पास लॉजिस्टिक्स और इंजीनियरिंग की ताकत है, आईटीबीपी को ऊंचाई वाले इलाकों का अनुभव है। जब ये सब मिलकर काम करते हैं तभी इतने बड़े ऑपरेशन सफल हो पाते हैं। हाँ, और इसमें शायद मुख्यमंत्री की निगरानी और केंद्र सरकार के समर्थन का भी रोल रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे थे और केंद्र से भी मदद मिल रही थी। ये तालमेल बनाए रखने में जरूरी था। ये तालमेल वाकई बहुत महत्वपूर्ण था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मतलब आपदा के तुरंत बाद जो हुआ वो एक हिस्सा था। उसके बाद भी चुनौतियां बनी रहीं। अच्छा, जैसे कि? में से एक अग्निवीर अजीत सिंह राजपूत, उनका पार्थिव शरीर हरसिल के पास भागीरथी नदी से मिला। ओह, बहुत दुखद। हाँ, वो बाढ़ में बह गए थे। 8 जवान अभी लापता हैं। 8 अभी भी? हाँ, और उनकी तलाश अभी भी चल रही है। ड्रोन, खोजी कुत्ते, भारी मशीनरी सब लगे हुए हैं, पर इतने दिन बाद भी उनका न मिलना, ये बहुत मुश्किल स्थिति है परिवारों के लिए।